नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट 17 अक्टूबर एग्जाम के लिए हम आपको बैक टू बैक मॉडल पेपर करा रहे हैं 50 प्रश्न वाले, जिसमें जो कॉमन प्रश्न हैं उनको हम देख रहे हैं और 5 प्रश्न आपके लास्ट में रीजनिंग भी आते हैं, वो भी हम देख रहे हैं। इससे पहले हमने छठा मॉडल पेपर देखा था, यदि नहीं देखा हो साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे मॉडल पेपर नंबर 7, टोटल प्रश्नों की संख्या 50, लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से जो है वो संबंधित है? अलकनंदा, भागीरथी, यमुना या फिर धौली गंगा? बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा से जो है वो संबंधित है। मंदाकिनी नदी जो है वो बद्रीनाथ, जो बद्रीनाथ है उसके दक्षिण की ओर रुद्रप्रयाग नामक जो स्थान है उस पर अलकनंदा में जो है आपकी जो मंदाकिनी नदी है वो जाकर मिलती है। आपका आंसर अलकनंदा सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है मंदाकिनी? अलकनंदा से। दूसरा प्रश्न है कि नागार्जुन सागर बांध स्थित है आपका तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, उड़ीसा में? बहुत बार ट्रिक मैंने बताई, नागार्जुन में वर्ड आता है अर्जुन, और अर्जुन और कृष्ण जब भी महाभारत की बात आती है तो एक वर्ड आपको याद आता है, वो कि अंधा कर दिया था। बस आंध्र जो है प्रदेश, उसी से आप जोड़कर याद रख सकते हैं। ये जो परियोजना है, अगर आपसे पूछा जाए किस नदी पर बनाई गई है, तो मैंने बताया ना ट्रिक आपकी क्या है कि अर्जुन और कृष्णा दो नाम आते हैं ना महाभारत में, तो ये कृष्णा नदी आप यहाँ से उसी महाभारत वाली ट्रिक से याद रख सकते हैं। कृष्णा नदी पर बनाई गई है। उद्देश्य इसका क्या है? शक्ति का उत्पादन करना, सिंचाई की व्यवस्था करना, ये सारी चीजें। तीसरा प्रश्न है, भारत के अधिकांश वन्य जीव जो संरक्षित क्षेत्र हैं वो घिरे हुए किससे हैं? घने जंगलों से, नदियों और झीलों से, मानवीय बस्तियों से, या फिर पर्वतों और पहाड़ियों से? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो अधिकांश जो वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र हैं वो घने जंगलों से घिरे हुए हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, आसानी से आप आंसर इसका बता ले जाएंगे। चौथा प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बंगाल की खाड़ी को लेकर और अरब सागर को लेकर, पर्टिकुलर चार ऑप्शन कि ये कौन सी नदी यहाँ पर यानी कि बंगाल की जो खाड़ी है उसमें गिरती है या नहीं गिरती है। तो बताइए महानदी कृष्णा, ताप्ती, गोदावरी में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? आंसर की बात करते हैं तो आपकी ताप्ती नदी बिल्कुल सही होगा, जो कि नहीं गिरती है। बाकी महानदी भी गिरती है, कृष्णा भी गिरती है और साथ ही साथ गोदावरी भी जो है वो गिरती है। पांचवा प्रश्न है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के जो प्रवाह है उसकी सामान्य दिशा जो है वो कौन सी है? दक्षिण से उत्तर है, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम है, या फिर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है? तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो ग्रीष्मकालीन जो मानसून है उसके प्रवाह की ये दिशा होती है सामान्य दिशा। छठा प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जो जनसंख्या उसका घनत्व किससे संबंधित है? औद्योगिक क्षेत्रों से है, समुद्र तटीय मैदानों में है, कम ऊंचाई युक्त पहाड़ियों से है, या समतल धरातलीय बनावट, उपजाऊ मिट्टी और पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों से है? तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका औद्योगिक क्षेत्रों से बिल्कुल से है वो सही हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व औद्योगिक क्षेत्रों से है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका सातवां, लघु हिमालय स्थित है मध्य में, किसके किसके मध्य में है? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य में है, शिवालिक और महा हिमालय के मध्य में है, ट्रांस हिमालय और शिवालिक के मध्य में है, या शिवालिक और बाह्य हिमालय के मध्य में है? उत्तर की बात करते हैं तो बी वाला ऑप्शन शिवालिक और महा हिमालय जो है आपका सही होगा, इन दोनों के बीच में है। और जो ये श्रेणी है इसमें नदियों के द्वारा 1000 मीटर से भी अधिक गहरे जो खड्डे हैं और गार्ज हैं उनका निर्माण भी जो है वो होता है। और जो ये श्रेणी है इसके निचले भाग में देश के बहुत ही प्रसिद्ध पर्वतीय स्वास्थ्यवर्धक स्थान भी हैं, जिसमें आपका शिमला हो गया, मसूरी हो गया, नैनीताल है, रानीखेत है, दार्जिलिंग है। ऐसे ही नाम है जो आप अधिकतर ट्रैवल के लिए जाते हैं। आठवां प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, हैदराबाद, देहरादून, या फिर नई दिल्ली?
तो चलिए आंसर की बात करते हैं, तो आपका इन चारों ऑप्शन में से देहरादून बिल्कुल सही हो जाएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ये वाला शायद प्रश्न पूछा भी था पिछले वाले वीडियो में मैंने। अगला प्रश्न है आपका, नवा भोजपत्र जो वृक्ष है, वो मिलता कहाँ पर है? 4 ऑप्शन है, अरावली पर्वतमाला में, हिमालय में, नीलगिरी श्रृंखलाओं में या फिर विंध्याचल पर्वतमाला में। तो बताइए इन 4 ऑप्शन में से भोजपत्र जो वृक्ष है, वो कहाँ मिलता है? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बिल्कुल विंध्याचल पर्वत डी वाला जो है यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां कि कोयला जो है वो एक उदाहरण है, आग्नेय शैलों का है, रूपांतरित शैलों का है, परतदार चट्टानों का है या फिर सभी का है? तो बताइए कि कोयला इनमें से किस प्रकार की चट्टानों में जो है वो आता है? तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो कोयला आपकी एक परतदार चट्टान है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। परतदार चट्टान जो है, इसी को अवसादी चट्टान भी जो है वो कहते हैं। अवसादी चट्टान यानी कि परत दर परत जब जमा होते रहते हैं, उसी से आपका ये प्रकार की जो चट्टान है वो जो है वो बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 11 नंबर, ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? जल विद्युत की कमी, कुपोषण के कारण शरीर में ऊर्जा का ह्रास या फिर तापीय ऊर्जा की कमी या फिर कोयला और पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन इनके समाप्त होने का खतरा। तो बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो जल विद्युत बिल्कुल नहीं होगा, कुपोषण की तो बात ही नहीं होगी, तापीय ऊर्जा की बिल्कुल बात की नहीं गई है। डी वाला आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कोयला और पेट्रोल जैसे जो जीवाश्म ईंधन है, जैसे-जैसे बढ़ रहा है समय समाप्त होते जा रहे हैं, वही है ऊर्जा संकट। 12 प्रश्न है, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित जो चट्टानें हैं, उनको क्या कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये चट्टानों के प्रकार की बात की गई है। प्लूटोनिक चट्टानें, वोल्केनिक चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें या फिर परतदार चट्टानें। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन प्लूटोनिक चट्टान ए वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। लावा के ठोस होने के बाद पृथ्वी के अंदर जो निर्मित चट्टानें हैं, उनको जो है हम कहते हैं। 13 प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? 1957, 1959, 1959, 1960, ये तो 4 सन है। तारीख भी अलग-अलग है और स्थान भी दे रखे हैं, फैजाबाद, नागौर, अहमदाबाद, भोपाल। आंसर की बात करते हैं तो 2 अक्टूबर 1959 सन है। नागौर राजस्थान के अंतर्गत आपका जो है यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 14, भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद है? तो बताइए इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य जो है वो शामिल है? अनुच्छेद 50 का, अनुच्छेद 50 ख या फिर 51 का या फिर 51 ख? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में से सी वाला ऑप्शन अनुच्छेद 51 का जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये जो उल्लेख किया गया है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि जो संविधान है, उसके पुनरीक्षण के लिए गठित स्वर्ण सिंह जो समिति थी, उसकी रिपोर्ट के आधार पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें भाग 4 का जो है, इसमें और अनुच्छेद जो प्रश्न में दे रखा है 51 का, इसको जोड़कर जो मूल कर्तव्य है उसको शामिल किया गया था। और इस अनुच्छेद में 10 मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। जो पूर्व सोवियत संघ है, उसके अलावा विश्व का कोई भी अन्य संविधान है जिसमें जो मूल कर्तव्य है उनका उल्लेख नहीं किया गया है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो इसीलिए आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन है, उसके द्वारा संविधान में जो मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं? तो संविधान में वो लिए गए हैं पूर्व सोवियत संघ से। अगला प्रश्न देखते हैं 15 कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सा जो है वो सही है? अगला प्रश्न 15 है कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग के लिए इनमें से कौन जो है वो सही है? पहला कह रहा है कि ये राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है। दूसरा कह रहा है इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना-देना ही नहीं है। तीसरा कह रहा है इसके जो सारे सदस्य हैं, वो राज्य लोक सेवा आयोग से लिए जाते हैं और ये राज्य लोक सेवा आयोगों को वार्षिक दिशा-निर्देश भेजता है। तो बताइए इनमें से कौन-सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही है। इसका राज्य लोक सेवा से कोई लेना-देना ही नहीं है। साथ ही आपको अनुच्छेद अवश्य पता होना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग जो है, इससे संबंधित अनुच्छेद है 315। इसमें लोक सेवा आयोग के संबंध में प्रावधान किया गया है और इसमें ये बताया गया है कि संघ सरकार के लिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग जो है वो होगा। और अगर 2 या 2 से अधिक राज्य चाहें तो उनके लिए राष्ट्रपति क्या करेगा, एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी स्थापना जो है वो कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 16 कि राष्ट्रीय विकास परिषद इसकी अध्यक्षता जो है वो कौन करता है? भारत का योजना आयोग का
उपाध्यक्ष करता है, भारत का प्रधानमंत्री करता है, भारत का वित्त मंत्री करता है या फिर भारत का उपराष्ट्रपति करता है? अच्छा प्रश्न है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? वीडियो पसंद आए तो साथ ही साथ लाइक भी अवश्य सभी लोग जो है वो करते रहिएगा। आपके लिए अच्छे-अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर की बात करते हैं तो भारत का प्रधानमंत्री जो है ये करता है। आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री होता है। और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होते हैं? वो इसके पदेन सदस्य जो है वो होते हैं। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 17। 17 नंबर प्रश्न है, भारत निर्माण योजना का संबंध जो है वो किससे है? अवस्थापना विकास से, खाद्यान्न उत्पादन, आत्मनिर्भरता से, पारिवारिक कल्याण कार्यक्रम से या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करते हैं तो अवस्थापना विकास से जो है इसका संबंध है। आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 18 प्रश्न है, नरसिम्हन समिति का संबंध जो है वो किससे है? बैंक क्षेत्र के सुधार में, भारी उद्योग के विकास में, बीमा क्षेत्र के सुधार में या ए और सी दोनों ही जो है वो सही है? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? पूछी ये भी जाती समिति, इसका संबंध है बैंक क्षेत्र के सुधार से संबंधित। तो आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बैंक क्षेत्र में सुधार से संबंधित जो वित्त मंत्रालय है, उन्होंने एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। 1998 में इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी। तो वही आपका ए वाला ऑप्शन पूछा गया है। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता को मापते हैं, जल की गहराई को मापते हैं, जल का बहाव मापते हैं, जल की मात्रा को जो है वो मापते हैं? बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो जल का बहाव जो है ऑप्शन सी वाला यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। क्यूसेक से जल के बहाव को जो है वो मापा जाता है। 20 नंबर प्रश्न है, तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार जो है वो प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप, नाभिकीय विखंडन से, रासायनिक क्रिया से या फिर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो नाभिकीय संयोजन जो है इसके फलस्वरूप प्राप्त करते हैं तारे अपनी ऊर्जा। इसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं प्रक्रिया। इसके दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी और स्थायी नाभिक का निर्माण जो है वो करते हैं। जब नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है तो द्रव्यमान की सदैव इसमें क्षति होती है, जो कि आपने आइंस्टीन का समीकरण पढ़ा होगा, E बराबर mc²। तो E बराबर mc² के अनुसार जो ऊर्जा है उसमें परिवर्तित जो है वो हो जाती है। 21 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, श्वसन के द्वारा या फिर उत्सवेदन के द्वारा? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो ए वाला आपका ऑप्शन। तो इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है? तो आपका रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में जो रूपांतरण होता है वो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो उसके द्वारा होता है। और वैद्युत अपघटन क्या होता है? किसी यौगिक की द्रवित अवस्था या घोल की अवस्था में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अपघटित करने की क्रिया को कहते हैं वैद्युत अपघटन। अगला प्रश्न देखते हैं। 22 कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन जो है वो कौन सा है? समृद्ध, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम या फिर टंगिस्टन? तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन पहला यहाँ पर समृद्ध यूरेनियम जो है सही होगा। वो संयंत्र जिसमें नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, परमाणु रिएक्टर कहलाता है या नाभिकीय रिएक्टर कहलाता है। और जो नाभिकीय रिएक्टर होता है इसमें यूरेनियम या प्लूटोनियम का यूज ईंधन के रूप में जो है वो किया जाता है। और कैडमियम जो छड़ है उसका उपयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न 23 है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य जो है वो क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु को नष्ट करना, रक्ताल्पता को रोकना या फिर लौह का उपयोग? तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं, पहला ही आपका ऑप्शन ऑक्सीजन का परिवहन जो है बिल्कुल सही होगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो यही आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न 24 है, इनमें से कौन सा प्रोटीन है जो कि दूध में जो है वो पाया जाता है? चार ऑप्शन है, एग्लूटिनिन, केसीन, मायोसिन या फिर हीमोग्लोबिन? बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन केसीन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। दूध में जो है आपका केसीन और साथ ही साथ
एल्ब्यूमिन और ग्लोबिन, ये 3 प्रकार के प्रोटीन जो है वो पाए जाते हैं, जिसमें केसीन का सबसे ज़्यादा मात्रा जो है आपको देखने को मिलती है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 25। रक्त समूह का आविष्कारक जो है वो कौन है? लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, रॉबर्ट कोच या फिर लुई पास्चर? बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर लैंडस्टीनर जो है वो बिल्कुल सही होगा। 1902 में इसकी खोज की थी और इन्होंने जो रुधिर है उसको उसकी एंटीजन एंटीबॉडी जो प्रतिक्रिया है उसके आधार पर 4 समूहों में जो है वो बाँटा था। आपका एक है ग्रुप ए, एक है आपका ग्रुप बी यानी कि ब्लड ग्रुप बोलते हैं ना हम, एक है आपका ए बी और एक है आपका ओ। अगला प्रश्न 26 है कि तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन, ओजोन तथा कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आपका नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तेजाब वर्षा अर्थात अम्ल वर्षा कहते हैं। इसका कारण होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी आपकी गैसें होती हैं। ऑप्शन देखिए तो आपका डी वाला यहाँ पर है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर, यही जो है वो सही होगा। और ये जो गैस होती है इनका मुख्य जो स्रोत होता है वो जीवाश्म ईंधन जो है उनका जलाया जाना होता है और औद्योगिक प्रक्रियाएं होती हैं। और अम्ल वर्षा की बात करें तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो गैसें होती हैं जब वर्षा जल में घुलकर पृथ्वी पर आती हैं तो अम्ल वर्षा जो है वो होती है। और इसका जो प्रभाव है वो आपका फसलों पर, पेड़ पौधों पर और साथ ही साथ जीव जंतुओं पर भी देखने को मिलता है। 27 प्रश्न है हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ जो है वो क्या है। चार ऑप्शन है, बताइए। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, या फिर बढ़े हुए तापमान में सब्जियों और फूलों का उत्पादन, या फिर शीशे के मकानों में खाद्य फसलें जो है उनका उत्पादन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हरित गृह प्रभाव ए वाला ऑप्शन का ऑप्शन सही होगा, यानी कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 28 कि निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। नील हरित शैवाल, हड्डी का चूरा, गोबर या फिर यूरिया? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। किसके साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक जो है वो होता है। आंसर की बात करते हैं तो नील हरित शैवाल आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और जो आपका एजोला प्रयोग है ये जैव उर्वरक के उत्पादन में होता है। इसका जो उपयोग है वो कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में भी होता है। अगला प्रश्न 29 है बेहद ही आसान कि विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है। 5 जून, 2 अक्टूबर, 10 नवंबर या फिर 19 नवंबर? अब बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ए वाला ऑप्शन 5 जून जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 30, इनमें से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव जो है वो नहीं है। तो बताइए। हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, ये आपका है। जैव विविधता की हानि, ये भी है। नगरीकरण आपका नहीं है। सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और मृदा अपरदन भी जो है यहाँ पर है, नहीं प्रश्न पूछा गया था तो सी वाला आंसर हो जाएगा। निर्वनीकरण है, इसी में आप कह सकते हैं तीव्र गति से जो निर्वनीकरण हो रहा है उसके कारण हिमालय जो है वहाँ पर जो जल स्रोत हैं वो धीरे-धीरे सूख रहे हैं, जैव विविधता की हानि हो रही है, मृदा अपरदन हो रहा है, ये सारी चीज़ें। 31 प्रश्न है निम्न में से कौन-सी नदी का स्रोत हिमनदों में जो है वो नहीं है? यमुना, अलकनंदा, कोसी या फिर मंदाकिनी? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन-सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं कौन-सी नदी का स्रोत हिमनद जो है उनमें नहीं है? तो आपका कोसी नदी जो है यहाँ पर सही होगा। और कोसी नदी आपकी नेपाल में स्थित गोसाई थान है, चोटी उसके उत्तर से जो है वो निकलती है। 32 प्रश्न है आपको, यहाँ पर सूची 1 दे रखी है, सूची 2 दे रखी है और मिलान करके बताना है कौन किससे संबंधित होगा। थोड़ा सा इसको इस टाइप से और छोटा कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। तो कवलम नारायण पणिकर जो है ये रंगमंच जो है उससे संबंधित है, थर्ड वाले से मैच हो जाएगा। शर्मिला टैगोर जो है सिनेमा से संबंधित है, नाम आपने अवश्य सुना होगा, तो फिफ्थ वाले से मैच हो जाएगा। बाल मुरली कृष्ण जो है ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है, इससे मैच हो जाएगा। सोनल मानसिंह जो है ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं,
तो ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा? तो आप कहेंगे नृत्य से संबंधित हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका होगा। आंसर आपका यहाँ पर डी वाला सही होगा, यानी कि 3, यानी कि 5, फिर 2, फिर 1, बस यही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 33 प्रश्न कि दाभोल परियोजना जिसे पुनः जीवित करने के प्रयास जो है वो चल रहे हैं, उसका संबंध जो है वो है रसायन से, या फिर इस्पात उत्पादन से, या फिर ऑटो निर्माण से, या फिर ऊर्जा उत्पादन से। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? दाभोल परियोजना जो है वो पूछा गया है। तो बताइए दाभोल परियोजना जिसे पुनः जीवित करने के प्रयास चल रहे हैं, उसका संबंध किससे है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये जो परियोजना है, ये विद्युत उत्पादन से जो है वो संबंधित है। और कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में जो है ये स्थित है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन ऊर्जा उत्पादन जो है यहाँ पर सही होगा। मैंने बताया ना विद्युत उत्पादन, तो उसी से आप याद रखिए। 34 प्रश्न है, भारत में अनेक तीर्थयात्री श्रीशैलम की यात्रा करते हैं, जो द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है उनमें से एक हैं। ये स्थित जो है वो कहाँ है? उत्तरांचल में तपोवन के पास है, तमिलनाडु में अरुणाचल के पास है, आंध्र प्रदेश में कुरनूल के निकट है, या फिर केरल में कलाडी जो है उसके निकट है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर आंध्र प्रदेश में कुरनूल के निकट जो है आपका सही होगा। अगला देखते हैं कि भारत में प्रथम आम चुनाव आयोजित हुए हैं। 1951, 1952, 1953 या फिर 1950। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका 1950 में संविधान आपका लागू किया गया था, और 1952 में पहले आम चुनाव जो है वो कराए गए थे। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 36 प्रश्न है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय स्थित है जेनेवा, पेरिस, रोम, न्यूयॉर्क। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो जेनेवा में आपका मुख्यालय स्थित है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और जेनेवा में और भी मुख्यालय हैं। आईटीयू का है, जीएटीटी का है, डब्ल्यूटीओ का तो है ही है, वो तो आपको याद ही रखना है क्योंकि वही अधिकतर पूछा जाता है। डब्ल्यूएचओ का भी है। 37 प्रश्न, जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उनसे जिस ग्रीन हाउस का निस्सरण होता है, वो ग्रीन हाउस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सीएफसी, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका ऑप्शन सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर, यानी कि मीथेन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न 38 है, इनमें से कौन वायुमंडलीय ओजोन परत के क्षरण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो सीएफसी आपकी गैस यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है सही होगा, जो कि वायुमंडलीय ओजोन क्षरत के क्षरण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 39 कि स्यादवाद सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का, या फिर वैष्णव धर्म का। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? तो स्यादवाद है ना, इसी को ही सप्तभंगीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, और ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। प्रवर्तक इसके महावीर जैन है। इसके अनुसार है क्या? तो जो सांसारिक वस्तुएं हैं, इसके विषय में हमारे जो सभी निर्णय हैं, वो जो हैं वो सापेक्ष हैं, और आप कह सकते हैं सीमित हैं। ना तो हम किसी को पूर्ण रूप से स्वीकार कर सकते हैं, और ना ही अस्वीकार। ये दोनों के बारे में बताया गया है। और जो आपका स्याद वर्ड है, इसका मतलब होता है शायद। तो आंसर यहाँ पर कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर यहाँ पर आपका जैन धर्म जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 40 है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से जो है वो लिया गया है? मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद, या फिर ईसो उपनिषद, या फिर बृहदारण्यक उपनिषद। बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो मुंडक उपनिषद यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक जो है उसको चीन भेजा गया था? असंग, अश्वघोष, वसुमित्र, या फिर नागार्जुन। बताइए कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में कौन सा भारतीय बौद्ध भिक्षुक था जिसको चीन भेजा गया था? चार ऑप्शन है, असंग, अश्वघोष, वसुमित्र, या नागार्जुन। कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं, नागार्जुन यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सही होगा। नागार्जुन जो है ये कनिष्क के दरबार के थे, ये आपको पता होना चाहिए। और इनकी जो
तुलना है वो की जाती है मार्टिन लूथर से। ह्वेनसांग जो थे चीनी यात्री, उन्होंने संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से इन्हें एक जो है वो कहा है। साथ ही साथ अपनी जो पुस्तक है माध्यमिक सूत्र, उसमें सापेक्षता सिद्धांत को भी जो है इन्होंने प्रस्तुत किया था। इसलिए इन्हें भारत का आइंस्टीन के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। 42 नंबर प्रश्न है, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जो है वो जाना जाता था? अहर या फिर विश्यास या फिर सूबा या फिर सरकार? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो सरकार आपका बी डी वाला लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पुराने टाइम से आप देखेंगे तो सरकार जो है ये आमतौर पर राजा या कह सकते हैं कुलीन का जो खजाना होता था उसके लिए शब्द जो है वो यूज किया जाता था। परंतु जब शेरशाह की बात होती है तो उसके काल में इसका अर्थ प्रशासनिक इकाई के रूप में होता था, यानी परगना जो होते हैं परगना उनके समूह के रूप में। और अकबर के शासनकाल में इसका प्रयोग जिले के राजस्व के अर्थ में जो है वो होता था। 43 प्रश्न है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ गुरु साहिब का संकलन इनमें से किसने जो है वो किया था? बताइए, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु अर्जुन देव? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन गुरु अर्जुन देव यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बताइए, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में जो बंजारे हैं वो सामान्यतः कौन थे? कृषक थे, योद्धा थे, बुनकर थे या फिर व्यापारी थे? आंसर की बात करते हैं तो आपका व्यापारी जो है डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बंजारे सामान्यतः जो है आपके नमक के व्यापारी वर्ग से जो है वो संबंधित थे। अगला देखते हैं 45 प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में किसका संबंध बुद्ध के जीवन से जो है वो था? अवंती, गांधार, कोसल या फिर मगध? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, चौथा, तीसरा और चौथा या पहला, तीसरा और चौथा? तो आपका आंसर बात करते हैं तो कौशल और मगध, सी वाला आपका ऑप्शन जो है सही होगा। कौशल के बारे में आप ये याद रख सकते हैं कि जो यहाँ के राजा थे प्रसेनजीत, वो गौतम बुद्ध के शिष्य थे। इस प्रकार से आप कह सकते हैं संबंधित है। और मगध को आप याद रख सकते हैं कि मगध का जो राज्य है वो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से जो है वो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित था। तो इस टाइप से आप मगध को भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 46, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। और नीचे आपसे ये भी कह रहा है कि इनमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं किसमें? केवल पहला, केवल दूसरा, तीसरा या फिर पहला और तीसरा या फिर पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों? आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से सही कौन सा होगा? तो आपका सी वाला यहाँ पर केवल पहला और तीसरा जो है वो सही होगा। पहला तीसरा मतलब अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। ये राज्य तो आपने देख लिए। उष्णकटिबंधीय जो आपके आर्द्र सदापर्णी वन है, इनके बारे में आप ये समझिए, ये जो वर्षा वन है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा, टेम्परेचर की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान से अधिक, वो जो दशाएं होती ना उसके लिए जो है वो उपयुक्त माने जाते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न आपका 47 से 48, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आपके रीजनिंग के जो है वो प्रश्न। बताया था मैंने लास्ट में 5 प्रश्न, वैसे आप देखेंगे किसी किसी सेट में 3 ही प्रश्न दे रखे होते हैं। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा और लाइक अवश्य करते रहिएगा। 47 प्रश्न आपका है, निम्नलिखित विकल्प है उनमें कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? तना, पत्ता, फूल, शाखा, ये दे रखा है। और यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है, ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो हम आपको यहाँ पर तो आंसर देखिए इनमें से फिर कोई नहीं होगा आपको, क्योंकि क्रम पूछा गया ना। तो सबसे पहले आपका आता है इन चारों में से, इससे भी पहले आता है आपका जड़, जड़ के बाद आपका आता है तना, तना के बाद आपका आता है पत्ता या कह सकते हैं पत्तियां, और उसके बाद आपका आता है फल, फिर आपका आता है फूल। इस टाइप से क्रम आपका चलता है। 48 प्रश्न बताइए, 109, 74, फिर 46, फिर 25, फिर 11, फिर यहाँ पर क्या आएगा? तो बताना है आपको 11, 4, 3, 36 में से आपको बताइए यहाँ पर क्या तरीका अपनाया गया है। मैंने आपको बताया कि नॉर्मली सबसे सिंपल तरीका होता है कि आप डिफरेंस देख लीजिए, 109 और 74 में कितना डिफरेंस होगा? तो 35 का डिफरेंस आएगा। 74 और 46 में आपका 28 का डिफरेंस आएगा। 46 और 25 में जो है आपका 21 का जो है वो डिफरेंस आएगा। 25 और 11 जो है इसमें 14 का डिफरेंस आएगा। और आप देख रहे हैं ना, 7 का लगभग
जो टेबल है वो चल रहा है 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, यानी कि यहाँ पर जो डिफरेंस अगला आएगा वो 7 होना चाहिए। तो 11 और 7 इसमें आपका जो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। बी वाला आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखते हैं हमारा 49 प्रश्न यहाँ पर अक्षरों को लेकर बताया गया। इस टाइप के मैंने प्रश्न बताए हैं। सबसे पहले आप इनको सभी को गिन लीजिए। गिनने के बाद आप ये देख लेंगे कि यहाँ पर आप कितना डिवीजन जो है वो कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आपको दे रखा है। अब 20 के लिए आप 5 में भी डिवाइड कर देंगे तो सही रहेगा। 5 चौको 20 होता है, यानी कि आप यहाँ पर 5 के बाद एक सिंपल सी लाइन खींच दीजिए। तो सी सी ए ये 5 है, यहाँ पर एक लाइन खींच दीजिए। फिर सी सी ए यहाँ पर आ जाएगा। देखिए पैटर्न आपको दिखने भी लगा होगा। मैं 5 पे लाइन खींच देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। 1 2 3 4 5 यहाँ पर लाइन खींच दी। अब देखिए कि स्टार्टिंग के उसके बाद के इनमें क्या पैटर्न चल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सी सी है और यहाँ पर सिंगल है, पर बी के साथ आप क्या करेंगे, बी को लाएंगे, यानी कि जस्ट जो भी लेटर लिखा है उसके जस्ट बाद वही, जैसे कि बी बी फिर सी सी और फिर यहाँ पर ए, इस टाइप से चल रहा है। डबल ए डबल बी डबल सी इस टाइप से चल रहा है। ऐसे यहाँ डबल सी है, यहाँ पर होगा डबल ए और यहाँ पर तो बी है ही है। ऐसे यहाँ इस 5 में देखिए, यहाँ पर होगा डबल ए, यहाँ पर डबल बी है ही है और आगे सी है। यहाँ पर देखिए तो ये आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि डबल बी डबल सी ए। आपका आंसर क्या आया, बी आया, ए आया, ए आया, बी आया, सी आया। तो बी ए देखिए किसमें, पहले वाले में है बी ए बी सी। या फिर आप डायरेक्ट ऑप्शन रखकर भी देख सकते हैं, पर उसमें थोड़ा सा कभी कभार समय लग जाता है। तो मैंने जो तरीका आपको बताया वैसे आप करेंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। आपके लिए इतने अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो अभी तक, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डायरेक्ट भी बालाजी स्टडी सर्च करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। प्रश्न 50 है, इसके बाद एक प्रश्न भी हम आपसे पूछेंगे। प्रश्न 50 कह रहा है कि ऑक्सीजन अनुपात है श्वास से, तो समानुपात आपको बताना है कि उसी प्रकार कलम का संबंध स्याही से है, रोग का जन्म से है, बिस्तर का विश्राम से है, या फिर आपका ग्लूकोज का बल से है। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो श्वास लेने में प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो कलम क्या स्याही में है, देखिए यही जो चीज यहाँ पर पर्टिकुलर लाइन है वही आपको देखना है कि किस में आ रही है। जिस प्रकार ऑक्सीजन श्वास लेने में यूज की जाती है, ग्लूकोज आपका जब हम लेते हैं तो बल को बढ़ाने में प्रयोग करते हैं। डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और कुछ हद तक सी वाला ऑप्शन भी आपको लग सकता है कि विश्राम में बिस्तर का उपयोग कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं बिस्तर ही हमेशा हो। कई बार लोग कुर्सी या फिर मेज या अन्य किसी पर भी विश्राम जो है वो कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट आपका ग्लूकोज बल वाला यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। लास्ट में अपना स्कोर अवश्य बताइएगा, 50 में से कितने प्रश्न आपके जो है वो सही रहे। अब इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। ए ऑप्शन है 1756 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1576 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1756 ईसा पूर्व, और डी ऑप्शन है 1576 ईसा पूर्व। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, जो ऑप्शन है उसमें ईसा और ईसा पूर्व जोड़कर आपको और कंफ्यूजन कर दिया। कई बार क्या होता है, सन तो हमें याद है, अब यहाँ पर ये क्या पूछ लिया गया है। तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा इन चारों में से कौन सा सही होगा। इसका आंसर हम देखेंगे नेक्स्ट वाले मॉडल पेपर में। लाइव टाइमिंग है शाम के 8 बजे, लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।